हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एजुकेशन में। कल मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं आया था तो उसको आज ही कवर कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला टॉपिक है बटरफ्लाई माइन। यहाँ पे आप लोग माइन से मतलब खान का अंदाज़ा मत लगाना, ठीक है। ये खान नहीं है, ये वो माइंस हैं जिनका यूज टैंकों को ब्लास्ट करने के लिए, एक्सप्लोड करने के लिए किया जाता है। अभी हाल ही में रशियन आर्मी ने इसका यूज़ किया है। ये इस तरह की माइंस इसलिए न्यूज में है क्योंकि इसको जहाँ पर लगाना होता है उस जगह पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इनको आप ऊपर से ग्लाइड करके लगा सकते हैं। आप इसको ऊपर से छोड़ दीजिए और ये ग्लाइड करते हुए आती हैं और ज़मीन में धंस जाती हैं और इनके कांटेक्ट में जो भी टैंक आता है वो ब्लास्ट कर जाता है। इन माइंस को डोनबास रीजन में यूज किया है रसिया ने। डोनबास रीजन कंबाइंडली डोनेस्क और लुहांस्क क्षेत्र को बोला जाता है। वो मैं अभी मैप इंसर्ट कर दूंगा तो आप लोग पॉज करके देख लेना। और इन माइंस का जो आकार है वो बटरफ्लाई की तरह है और इनका रंग हरा है, ग्रीन है, इसलिए इनको ग्रीन पैरेट के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछ ही ले कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन पैरेट शब्द क्या है तो लगा देना ये माइंस हैं। इसका भी संबंध पूछा जा सकता है, बटरफ्लाई माइन का संबंध किस क्षेत्र से है। एक ऑप्शन रक्षा दे देगा, डिफेंस दे देगा, दूसरा ऑप्शन खनन दे देगा, है ना। तो खनन से कन्फ्यूज मत होना। और इनकी खास बात क्या है, ये प्लास्टिक की बनी है, इनको पता लगाना मुश्किल रहता है, ये डिटेक्ट नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी बटरफ्लाई माइंस के बारे में। बाकी रसिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था 2014 में, ठीक है, अधिग्रहण कर लिया था। दूसरा टॉपिक है लेंगिया वायरस। लेंगिया वायरस उसी फैमिली से बिलोंग करता है जिस फैमिली का निपाय हुआ करता था। ये चमगादड़ों में पाया जाता है। निपाय भी चमगादड़ फैमिली से बिलोंग करता था और लेंगिया वायरस भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक का मतलब होता है कि जो जानवरों से इंसानों में फैल सकता है वो जूनोटिक वायरस होता है। चलिए तीसरा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2022। 12 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस भी मनाते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट भी आप लोग याद रखें, 1991-1992 में इसको स्टार्ट किया गया था। विश्व हाथी दिवस भी 12 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। इसको पहली बार 2000 में मनाया गया था। यूनाइटेड नेशंस ने डिसाइड किया था 1999 में और 2000 को इसको पहली बार ऑब्जर्व किया। इस बार की थीम इम्पोर्टेंट है, थीम याद रखें, इंटर जनरेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। हिंदी में देख लीजिए, अंतर पीढ़ीगत एकजुटता, सभी उम्र हेतु विश्व का निर्माण। ठीक है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है रॉस 508b। ये है क्या? इसकी अभी हाल ही में खोज की गई है। ये सुपर अर्थ है, पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है साइज में। इसको डिस्कवर किया गया है जापानी टेलीस्कोप के द्वारा। उस टेलीस्कोप का नाम है सुबारू। एक और बहुत फेमस टेलीस्कोप है जो कमाल करता रहता है, हबल टेलीस्कोप। इसके बारे में तो जानते होंगे। सुपर अर्थ का मतलब होता है एक्सोप्लैनेट। एक्सोप्लैनेट वो प्लैनेट होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर ऑर्बिट करते हैं। तो कभी कभी साइंस से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ध्यान रखना ऐसे प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हैं। ठीक है, चलिए अगस्तमलाई एलिफेंट रिजर्व। अभी हाल ही में अगस्तमलाई रिजर्व में एक एलिफेंट रिजर्व स्थापना करने की घोषणा की गई है। यहाँ फिर से एलिफेंट की बात आ गई तो फिर से ये फैक्ट याद कर लीजिए, 12 अगस्त वर्ल्ड एलिफेंट डे। एलिफेंट को, हाथी को नेचुरल हेरिटेज एनिमल भी बोला जाता है। पूरी दुनिया में जो एशियन एलिफेंट की संख्या है वो 50,000 से 60,000 है, जिसमें से 60% सिर्फ भारत में रहते हैं। भारत में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा हाथियों की संख्या कहाँ पर है। कर्नाटक याद रखें, और दूसरे नंबर पर असम और केरल में। ये फैक्ट तो पूछा भी गया है कर्नाटक के बारे में। ठीक है, बाकी जो प्रोटेक्शन दिया जाता है एनिमल्स को 1972 का आप लोग जानते हैं। अनुसूची 1 में ही जो बड़े बड़े जानवर हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, अनुसूची 1 में। और इसमें अब अमेंडमेंट भी हो चुका है, 4 सूचियाँ हैं, अब 6 नहीं है। 6 को घटा के 4 कर दिया गया। एक नई अनुसूची जोड़ दी गई है, स्पेसीमैन, और बर्मिन्स वाली जो कैटेगरी थी, अनुसूची थी, उसको हटा दिया। अगर साइड्स में पूछा जाएगा तो साइड्स में लगभग सभी बड़े जानवर परिशिष्ट 1 में होते हैं, अपेंडिक्स 1 में होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। ये न्यूज में किस लिए है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स पेयर जो हैं, आयकर जो भरते हैं, इस योजना को अब ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में अटल पेंशन योजना से किस श्रेणी के लोगों को बाहर कर दिया गया है। 4 ऑप्शन बना देगा बढ़िया से, ध्यान रखना। इनकम टैक्स पेयर को हटा दिया गया है, यानी इनकम टैक्स पेयर अब इस योजना का फ़ायदा नहीं उठा सकते।
ठीक है, ये नया अमेंडमेंट है, नया संशोधन है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। बाकी कुछ स्टैटिक फैक्ट हैं। 2015 में इस योजना को लॉन्च किया गया था। ये एक तरह से पेंशन स्कीम है, इसके बारे में जानते होंगे आप लोग। 18 से 40 वर्ष के लोग इसमें एलिजिबल होते हैं। आप इसमें खाता खुलवाइए और मंथली बेसिस पे, डे बेसिस पे, जैसा भी आपका मन करे, ईयरली बेसिस पे इसमें जमा करते जाइए। आपको 60 साल तक जमा करना है। अगर आप 18 की उम्र के हैं तो आपको 60 साल तक जमा करना है, 40 के हैं तब भी आपको 60 साल तक जमा करना है। पेंशन कितनी मिलेगी 60 साल के बाद? 1000 रुपये से लेके 5000 रुपये तक की पेंशन है। अब वो आपकी डिपोजिशन पर डिपेंड करेगा, आप कितना डिपॉजिट करते हैं। मिनिमम पेंशन जो है महीने की वो 1000 है और मैक्सिमम 5000 है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ बातें थी। आइए नेक्स्ट देखिए, 150th बर्थ एनिवर्सरी किसकी? श्री अरविंदो घोष की। ये तो बड़े महान आदमी थे, दार्शनिक थे, महर्षि भी थे, योगा गुरु भी इनको बोला जाता है, लेखक थे, भारतीय राष्ट्रवादी। इनको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में इस रूप में पढ़ते ही रहते हैं। इनका एक न्यूज़पेपर बड़ा फेमस है जो अक्सर पूछा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री से। वंदे मातरम न्यूज़पेपर जो है उसके संपादक कौन थे? श्री अरविंदो घोष। 1910 तक इनका पार्टिसिपेशन बहुत मजबूत रहा था। इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए इनका पार्टिसिपेशन बहुत मजबूत था 1910 तक। फिर 1910 के बाद ही स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को फॉलो करने लगते हैं, आध्यात्मिक रिफॉर्मर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, उदार शक्ति एक्सरसाइज अभ्यास उदार शक्ति किन किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और मलेशिया के बीच में होता है। ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है। आपको ये 2 कंट्री याद रखनी है। ठीक है, उदार शक्ति। नेचर इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेचर इंडेक्स एक तरह से यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग है और ये इंडेक्स ऐसी यूनिवर्सिटीज़ से संबंधित है जो नेचुरल साइंस पर जर्नल्स पेपर निकालती हैं। जर्नल्स मतलब एक तरह से रिसर्च पेपर होता है, रिसर्च आर्टिकल होता है। यानी ऐसे विश्वविद्यालय जिन्होंने नेचुरल साइंस पे बहुत ज़्यादा काम किया हो, बहुत ज़्यादा रिसर्च की हो। पहला स्थान है हैदराबाद यूनिवर्सिटी का। यदि भारत में बात करें तो भारत का ही पूछेगा जहाँ तक है। ठीक है, तो पहला स्थान हैदराबाद यूनिवर्सिटी याद रखें। ऑप्शन में आपको IISc बेंगलोर भी दिखेगा, तो इसको मत लगा देना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। वर्ल्ड लेवल पे अगर देखें तो चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस, ये इंस्टीट्यूट है जिसका स्थान प्रथम है, जिन्होंने नेचुरल साइंस पर जर्नल्स पेपर और रिसर्च काफ़ी ज़्यादा किया है। दूसरा स्थान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिए, राकेश झुनझुनवाला जी 14 अगस्त को इनका निधन हो गया। बिजनेस टाइकून, बिजनेस मेगा इन्वेस्टर, इंडियन बिजनेस मैग्नेट, बहुत सारे नाम हैं इनके। इंडिया का वारेन बफेट भी इनको बोलते हैं क्योंकि ये स्टॉक मार्केट के बुल थे। बुल उनको बोला जाता है जो स्टॉक मार्केट को हमेशा बढ़ता हुआ देखना चाहता है। 1985 में 5000 रुपये लेके इन्वेस्ट करते हैं और आज इनकी इनकम 14 अगस्त 2022 की इनकम बता रहा हूँ, $5.8 अरब। इनका इंडिया में बिलियनियर लिस्ट में 36वां स्थान है। ठीक है, पहला स्थान आप लोग जानते हैं मुकेश अंबानी जी, $93 बिलियन, $93 अरब इनके पास संपत्ति है। और इंडिया के वारेन बफेट के पास $5.8 बिलियन, इनका स्थान 36वां है। ये सब क्वेश्चन पूछने नहीं जाएगा, बस इतने बड़े इंसान का निधन हुआ है तो हम लोगों को जानना चाहिए क्योंकि इनका फाइनेंशियल वर्ल्ड में, स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा स्थान है। अगर दलाल स्ट्रीट की बात करें तो राकेश झुनझुनवाला और राधा किशन दमानी का नाम कैसे भूल सकते हैं? राधा किशन दमानी इनके गुरु थे। ठीक है, राधा किशन दमानी राकेश झुनझुनवाला जी के गुरु थे। बाकी इनका थोड़ा सा बायोग्राफी में 1960 में इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। राजस्थानी मारवाड़ी फैमिली में ये बड़े हुए। चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन्होंने सीखी हुई थी। हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो है आकाश एयरलाइंस। अगर पूछा जाए कि इनके ओनर कौन है आकाश एयरलाइंस के, तो राकेश झुनझुनवाला आपको लगा के आना है। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट देखिए, पहली उड़ान अभी कुछ दिन पहले 7 अगस्त 2022 को, तो ये आकाश एयरलाइंस याद रखें। चलिए, तो ये करंट अफेयर्स थे। मिलते हैं कल के वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।